छात्रों, आज हम सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले क्लास में हमने फिरोज शाह तुगलक तक खत्म किया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद, हालांकि वह 1412 तक वो शासक रहा, परंतु उसकी स्थिति काफी कमजोर हो गई थी और उसका शासन दिल्ली से पालम तक सीमित हो गया था। 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के कारण उसकी स्थिति कमजोर हो गई थी और 1412 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश का पूर्ण रूप से अंत हो गया। फिर वहां के सरदारों ने दौलत खान लोदी को शासक नियुक्त किया, परंतु 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने दौलत खां को पराजित कर दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया। लेकिन सैयद वंश के संस्थापक जो खिज्र खां है, इसके बारे में कहा था इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने उपाधि धारण की रैयत ए आला। रैयत ए आला, रैयत ए आला की उपाधि धारण की। ये तैमूर और उनके पुत्र शाहरुख, तैमूर के पुत्र शाहरुख के नाम से शासन कर रहा था। दैट इज रैयत आला। वो मुख्य शासक के रूप में नहीं, रैयत आला के रूप में शासन कर रहा था। और इस कारण राजत्व का सिद्धांत जो है उसमें क्षरण हुआ, क्योंकि राजा सुल्तान न होकर के रैयत आला के रूप में शासन कर रहा था और अपने सिक्कों पर भी या खुतबा शाहरुख या तैमूर के अंकित करवाए, नाम खुदवाए और खुतबा भी पढ़वाए शाहरुख के। इसके बाद इसका पुत्र मुबारक शाह शासक हुआ, जो इस वंश का मुबारक शाह सबसे योग्यतम शासक था, जिसने यमुना के किनारे मुबारकबाद नगर की स्थापना की। इस वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह, अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह की बहलोल लोदी ने हत्या कर, पराजित कर 1451 में 1451 में लोदी वंश की स्थापना की। लोदी वंश की स्थापना की और यह आप कह सकते हैं प्रथम अफगान राज्य की स्थापना हुई। भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना ये अफगानी थे, लोदी वंश। और लोदी वंश की जो राजत्व नीति थी वो समानता पर आधारित थी।
सरदारों की समानता, सरदारों की समानता पर आधारित था। बहलोल लोदी अपने सरदारों के साथ ही कालीन बिछा के बैठता था और अपने आप को समान सरदारों में बड़ा मानता था, न कि एक सुल्तान। और अपने सरदारों को मसनद अली कहता था, मसनद अली, मसनद ए अली। अफगानों की जो कबीलाई व्यवस्था थी उसके आधार पर उसका समानता का सिद्धांत आधारित है। और अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान में आज जो समस्या है उसके पीछे यही है कि अफगान कबीले हर एक अपने आप को स्वायत्त समझते हैं और वो समानता के सिद्धांत पर को मानते हैं, और जो उसको क्रॉस करता है तो वो संघर्ष होता है। तो कई वहाँ पे गुट हैं जिसके कारण अफगानिस्तान में समस्या हो रही है। तो वो समस्या यहाँ ना हो तो अफगान सरदारों को समानता पर आधारित अपने साथ बराबरी पे बैठाया करता था और उसके बाद उसे मसनद अली कह कर पुकारता था। अब थोड़ा सा हम बहलोल लोदी के बारे में और समझें। उसने कई विजय अभियान किए, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान था जौनपुर। जौनपुर को उसने दिल्ली सल्तनत में मिलाया। बहलोल लोदी ने जौनपुर जिसे पूर्व का सिराज कहते थे, उसको जो है दिल्ली सल्तनत में मिलाया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। दूसरा यह महत्वपूर्ण उपलब्धि ये याद रखिएगा, यह सबसे ज्यादा दिन तक शासक रहने वाला दिल्ली का शासक था। यानी यह 1451 टू 1489 यह 38 वर्ष तक शासन किया है। यानी दिल्ली सल्तनत के शासकों में यह सबसे ज्यादा दिन तक शासक रहने वाला व्यक्ति था। इसके बाद इसका पुत्र सिकंदर शाह शासक बना। हालांकि इसने सरदारों की समानता पर आधारित राजनीति का परित्याग किया और अपने आप को सुल्तान घोषित करते हुए एक सुल्तान की तरह शासक बना और अपनी महानता सिद्ध करने के लिए एक अलग शासक बनाया। और 1504 में उसने आगरा शहर की स्थापना की और उसको राजधानी बना दिया। स्थापना की और इसको राजधानी बना दिया सिकंदर लोदी। तो पहला तो मैंने ये कहा कि सिकंदर लोदी सरदारों की समानता पर आधारित सिद्धांत के विरुद्ध था और इसलिए एक भव्य राजमहल बनाया जिसमें वो अपने सुल्तान की करिश्मा को दर्शा सके। उसके बाद इस सिकंदर लोदी ने अर्थव्यवस्था में एक गज ए सिकंदरी नामक मापक तैयार किया। बूढ़ा जसु का जो 39 गज का कह सकते हैं या 39 खंड का होता था, जो आगे अकबर के समय में भी यूज हुआ था। तो ये आपको याद रखना होगा इसमें। फिर सिकंदर लोदी बहुत बड़ा कवि भी था। वह गुलरुखी उपनाम से कविता लिखा करता था। गुलरुखी उपनाम से वह कविता लिखा करता है।
उसके समय में एक लज्जते सिकंदर शाही, लज्जते सिकंदर शाही, लज्जते सिकंदर शाही, ये जो है एक संगीत पर एक पुस्तक थी, संगीत की पुस्तक थी। एक और था फिरंगे सिकंदरी, फिरंगे सिकंदरी, फिरंगे सिकंदरी, जो औषधि शास्त्र की जो पुस्तक थी उसका फारसी अनुवाद था, जो मियां भुआ ने किया था। और यही मियां भुआ ने दिल्ली में मोठ मस्जिद, पूछता मोठ मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो मियां भुआ ने सिकंदर लोदी के समय में मोठ मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किया था। उसके बाद सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का शासक हुआ। यह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। मतलब सिकंदर लोदी ने उस ओर कदम बढ़ाया था और ये इसकी निरंकुशता आगे बढ़ गई। और इस कारण कई इसके रिश्तेदार और शासक सरदार इससे काफी रुष्ट हो गए। और कहा जाता है बाबर को सहायता देने और उसे बुलाने में इन सरदारों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इब्राहिम लोदी जो निरंकुशता के सिद्धांत की ओर उन्मुख हो गया, तुर्कों की जो निरंकुशता का सिद्धांत है उसकी ओर उन्मुख हो गया, इसका उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके सरदार उसके विरोधी हो गए और मुगल बाबर को निमंत्रण देने और उसको सहायता देने में के कारण भी इब्राहिम लोदी का पतन हुआ। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की तृतीय युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई। और ये याद रखिएगा, यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया। क्योंकि अब कह सकते हैं तुगलकमा पति, हम जब मुगल को बताएंगे क्यों कैसे जीता गया, लेकिन राजत्व का सिद्धांत इसमें काफी काम कर रहा था। इब्राहिम लोदी कहा करता था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है, राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है और राजा निरंकुश रूप से जिले इलाही के स्वरूप में वो उसको घोषित कर रहा था, जैसा कि बलबन कर रहा था। तो निरंकुशता के कारण जो अफगानों को नहीं पटी, तुर्क में एक सुल्तान की अवधारणा वहाँ से थी, लेकिन अफगानों में स्वायत्तता की भावना ज़्यादा थी। तो इस कारण जो है इब्राहिम लोदी के साथ ही लोदी वंश का पतन हो गया। 75 वर्ष कम इस वंश ने शासन किया और दिल्ली, इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो गया। धन्यवाद।